अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3 है। स्केलर्स और वेक्टर्स को पढ़ने जा रहे थे। तो स्केलर्स और वेक्टर्स के मुतालिक थोड़ा पढ़ा भी था हमने। स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड के ज़रिए मॉडिफाइड हो सके, जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, वो स्केलर्स कहते थे, उनको हम स्केलर कहते थे। और वो क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती थी, उनको वेक्टर्स कहा था हमने। जैसे इस मार्कर पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी है, लेकिन किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, इस फोर्स के अप्लाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो ये जो 10 न्यूटन फोर्स है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, इनको हमने वेक्टर कहा था। दूसरे लेक्चर में वेक्टर के मुतालिक हमने ज्योमेट्रिकली क्या पढ़ा था कि वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम हर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है, हेड ऑफ द एरो जो होती है वो डायरेक्शन को शो करती है, और जो लेंथ ऑफ द एरो है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को शो करता है। सिंबॉलिकली हमने पढ़ा था वेक्टर के मुतालिक कि बोल्ड पेस लेटर से रिप्रेजेंट होता है, और या लेटर अबाव एरो या लेटर बिलो सेगमेंट, इनसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे। आज स्केलर्स और वेक्टर्स का चैप्टर है तीसरे लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पहले फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के मुतालिक वेक्टर की फंडामेंटल क्या है, बेसिक क्या है वेक्टर की। पहले मैग्नीट्यूड को देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर टू द स्केल यूज्ड। जो स्केल यूज हुई हो वो लाइन सेगमेंट की वो लेंथ जो स्केल उसके लिए हमने यूज़ की हो, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन मैंने की है, पहले रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं और इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं इसको। लेट ओ पी बी अ वेक्टर। ओ पी हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ये लेंथ है इस वेक्टर का, और ये हेड है। हेड डायरेक्शन को शो करता है, ये इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये उसकी लेंथ है। अब मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया है। मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ओ पी, ये ओ पी, इसको ओ पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट पी है, इसको ए वेक्टर कह सकते हैं हम। तो ये मैग्नीट्यूड और मॉडुलस क्या चीज़ होती है वेक्टर की। वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है ओ पी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ पी से, लेकिन मैग्नीट्यूड और मॉडुलस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस सिंबल में। मॉडुलस सिंबल में ओ पी वेक्टर को लिखते हैं, या ओ पी को हमने जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हो उस वेक्टर को मॉडुलस में लिखते हैं, या उस लेटर को बोल्ड पेस, अगर बोल्ड पेस लेटर से हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हो, फिर बोल्ड पेस लेटर को भी मॉडुलस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या लेटर बिलो सेगमेंट को भी मॉडुलस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, किस तरह हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने एग्जांपल एक ली है, 50 न्यूटन फोर्स है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में। यह हमारे पास ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस डायरेक्शन में ओरिजिन से मैंने, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने ओरिजिन ही लिया है। ओरिजिन से हम क्या करते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन पे 50 न्यूटन फोर्स के लिए, 50 न्यूटन फोर्स के लिए एक वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन 50 न्यूटन फोर्स वेक्टर किस तरह स्केल यूज कर ले हम। वेक्टर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और उसकी जो सेगमेंट जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड शो करती है। मतलब इस 50 न्यूटन को, इस मैग्नीट्यूड को मैंने लेंथ से रिप्रेजेंट करना है, जो वेक्टर की सेगमेंट होती है। जो वेक्टर जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमने कहा था, यहां से यहां तक ये मैग्नीट्यूड है, और ये एरोहेड क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। तो 50 न्यूटन फोर्स को पहले स्केल, इसके लिए पहले स्केल यूज करते हैं। मैं लिखता हूं 10 न्यूटन फोर्स अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, या अगर
इस तरह भी पॉसिबिलिटी, इस तरह जो जिस तरह आप चाहो आप स्केल ले सकते हो। 10 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 25 न्यूटन के लिए भी 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 20 के लिए भी 1 न्यूटन ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर लेता हूँ। जब 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है तो फिर 50 न्यूटन हमारे पास कितने सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये ओरिजिन है, यहाँ से मैंने ईस्ट के डायरेक्शन पे ड्रॉ करना है। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इस 5 सेंटीमीटर, अब इस 50 न्यूटन के लिए मैंने 5 सेंटीमीटर वाला स्केल यूज़ किया। स्केल मैंने कौन सा यूज़ किया? 10 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर होगा। अब ये OP जो वेक्टर है जिसको हमने A से रिप्रेजेंट किया था, अब मैं लिख सकता हूँ A वेक्टर 50 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में भी है और 50 न्यूटन को हमने रिप्रेजेंट भी किया है। किस तरह रिप्रेजेंट किया है? 50 न्यूटन को 5 सेंटीमीटर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है वेक्टर की फॉर्म में। तो हर एक क्वांटिटी को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फंडामेंटल में हमारे पास एक दूसरा है जो है यूनिट वेक्टर। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मैंने जिक्र भी किया था पहले लेक्चर में। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो सूटेबल यूनिट हम लगाते हैं, जैसे लेंथ के लिए सेंटीमीटर लगाते हैं, मास के लिए केजी लगाते हैं, टाइम के लिए सेकंड्स लगाते हैं, ये सूटेबल यूनिट्स हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होता है नंबर विद प्रॉपर यूनिट, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। हर वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, 1 मैग्नीट्यूड हो, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी हो, स्केल के मुताबिक आप ले सकते हैं, लेकिन 1 हो, मैग्नीट्यूड उसका 1 हो, 1 होना चाहिए। 1 का मतलब है यूनिट। जब मैग्नीट्यूड 1 हो तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब ये किस तरह बनते हैं यूनिट वेक्टर्स और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं इसके मुतालिक पढ़ेंगे, लेकिन पहले 2 स्टेटमेंट रीड करते हैं। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर कहाँ पे यूज होता है? ये किसी दूसरे वेक्टर्स की या दूसरे वेक्टर्स को की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स और मैथ में, जैसे प्लेन हम ड्रॉ करते हैं इस तरह, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई और इसको जेड। एक्स एक्सिस को आई कैप से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वाई को जे से और जेड को के से। यही यूनिट वेक्टर्स है। इनके मुतालिक पढ़ेंगे अभी बाद में, एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है, ये इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही है। अब यूनिट वेक्टर और क्या हमें बताते हैं? यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय अ लेटर विद अ हैट ओवर इट। यूनिट वेक्टर किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं? लेटर के अबाव हम हैट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल, इसको कहते हैं हैट। अब जब ये किसी लेटर पे के ऊपर लगता है तो फिर इसको कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास। यूनिट वेक्टर के मुतालिक हमने 3 बातें की है। इनकी मैग्नीट्यूड 1 है और ये दूसरे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। और इस यूनिट वेक्टर के हर वो यूनिट वेक्टर होता है जिस वेक्टर के अबाव हम हैट यूज़ करते हैं। अब देखते हैं, एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। हर एक वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि वेक्टर का हमने पढ़ा था कि वेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है वेक्टर एफ। इसका मतलब है ये फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, फोर्स एफ वेक्टर 50 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ये इस वेक्टर की फोर्स की मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। इस तरह ये एफ अबाव एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर मैं लिख दूं एफ वेक्टर मॉडुलस के अंदर रिप्रेजेंट कर लूं, फिर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को नहीं। अब दो सिंबल्स तो हमने पढ़े हैं, वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब एक और भी है जो डायरेक्शन के लिए यूज होता है, वो अबव हैट है। लेटर के अबव हैट हम लिखते हैं, जब लेटर के ऊपर हम हैट लिखते हैं। अब मैंने एक वेक्टर लिया है ए,
इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर ए, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, लेकिन इसका मतलब है इस ए मॉडुलस का मतलब है क्या, मैग्नीट्यूड, सिंपल मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब है डायरेक्शन। ये ए अबव हेट जो है ये हमें डायरेक्शन बताता है। ये कंबाइनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मुतालिक ये बताता है। ये एक वेक्टर है ए अबव एरो, जब ए अबव एरो को मॉडुलस में रिप्रेजेंट करता है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है हमें, और ए अबव हेड जो है ये डायरेक्शन बताता है। अब वेक्टर को हमने स्प्लिट किया है, मैग्नीट्यूड को अलग लिखा है और डायरेक्शन को अलग लिखा है। हम लिख सकते हैं, अगर हमने डायरेक्शन को फाइंड करना हो किस डायरेक्शन में है, या ये देखना हो कि इस यूनिट वेक्टर, इस ए हेड को हम यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, तो फिर हम क्या कर लेंगे, इस स्टेटमेंट से यूनिट वेक्टर निकालेंगे। इस स्टेटमेंट से जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए मॉडुलस ए हेड के साथ मल्टीप्लाइड हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे अगर डिवाइड कर ले तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, ए अबव हेड इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर ए मॉडुलस में जब रिप्रेजेंट कर ली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के जरिए। 50 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, अगर इस ओरिजिन से 50 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस या टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ अप्लाई होता है, तो फोर्स को हम फिर कैसे लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को मैं फोर्स की टर्म में किस तरह लिखूंगा, फोर्स वेक्टर प्लस डायरेक्शन को शो करता है, ये है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को शो करता है। ये 50 न्यूटन हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड को देख ले मॉडुलस में जब एफ को लिख ले तो ये फिर क्या है, 50 न्यूटन, हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर ले, मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, अगर इस पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास क्या बनता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ डायरेक्शन ही देता है, और इसकी जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लिए हम क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। तो ये आई कैप हमारे पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास, जिसका मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है। अब इस वेक्टर की, इस यूनिट वेक्टर के जरिए हम बाकी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास एक वेक्टर है ए 2i कैप, अगर दूसरा वेक्टर लिख दूं 3i कैप, अगर तीसरा वेक्टर लिख दूं ये दूसरा, और अगर तीसरा लिख दूं 4j कैप 4i कैप, तो ये i कैप क्या है, ये i कैप हर एक के साथ लिखा है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर जो है a, b और c ये तीनों अलोंग x एक्सिस है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये तीनों है, क्योंकि आई हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है यहां से ईस्ट की तरफ। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा फिर, 1 2 3 4, अगर यहां से मैं पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लूं, ये इसकी y कंपोनेंट क्या है, 0 है, और इसकी भी y कंपोनेंट 0 है, इसकी भी y कंपोनेंट 0 है। ये आगे लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वेक्टर फॉर्म और कंपोनेंट फॉर्म क्या है, वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करना है कि इसको यूनिट क्यों कहते हैं, यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं। मैग्नीट्यूड तो 1 आता है, इसका सिर्फ डायरेक्शन को जाहिर करता है, इसलिए ये यूनिट वेक्टर है। अब आई के ज़रिए से हमें पता चला कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये सिर्फ ये वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। अब इस आई की वजह से हमें पता चला कि ये बी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये बी वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ये ए वेक्टर यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर। अगर मैं तीसरा लिख लूँ यहाँ से 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीसरा वेक्टर है जिसको हमने सी का नाम दिया था। अब अगर मैं लिख दूँ एक डी वेक्टर लिख दूँ यहाँ पे
5 जे कैप, इसका मतलब है इसका x कंपोनेंट 0 है। ये y की तरफ 1 2 3 4 5 ये y एक्सिस पे ये वेक्टर मौजूद है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 जे कैप। मतलब क्या है इसका कि ये आई जे जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ डायरेक्शन को, प्लेन में डायरेक्शन को, 2 डायमेंशनल 2D में प्लेन में 2 डायमेंशनल सिस्टम में एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर की फॉर्म में एक्स एक्सिस की जगह हम क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में आई कैप लिखते हैं, और वाई एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं, जे कैप। अगर 3 डायमेंशनल हो फिर जेड एक्सिस के लिए हम के कैप यूज करते हैं। इसलिए इनको यूनिट वेक्टर कहते हैं। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 है और ये डायरेक्शन को शो करते हैं। और इनकी वजह से हम ये जुमला हमने लिखा था ना, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए आई है, इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए ये आई है, इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए ये आई है। अगर ये आई ना होता तो हमें तो पता नहीं चलना था कि ये किस डायरेक्शन में ये वेक्टर है। इस आई और जे ही की वजह से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। सही है। अगर मैं एक और वेक्टर रिप्रेजेंट कर लूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए, जो मैं लिख दूँ 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ 2 यूनिट्स है और y एक्सिस की तरफ 3 यूनिट्स है, तो फिर ये कहाँ पे होगा, ये x एक्सिस की तरफ ये पॉइंट है और y एक्सिस की तरफ 3 है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, ए, वो ये वेक्टर है। इसको बाद में डिटेल से एक्सप्लेन कर लेंगे इंशाल्लाह। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर फंडामेंटल में क्या है, एक वेक्टर b को हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर a तब कह सकते हैं अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जैसे हमारे पास a एक वेक्टर है, यहां से यहां तक, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तब हम इन वेक्टर्स को ए को हम कह सकते हैं कि ये बी का क्या है, नेगेटिव है, और बी ए का नेगेटिव है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है, सेम मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, उन वेक्टर्स को हम उनको क्या कहते हैं, एक दूसरे का नेगेटिव कहते हैं। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कुछ वेक्टर्स लिखे हैं मैंने। पहला है इक्वल वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन regardless of the position of initial point, regardless of the initial point। दो वेक्टर्स हमारे पास तब, एक पेयर ऑफ वेक्टर या दो वेक्टर तब हमारे पास इक्वल वेक्टर है जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम ना हो। अब इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, ये इनिशियल पॉइंट इसका यहाँ पे है। इनिशियल पॉइंट की ज़रूरत है ही नहीं, वो बाद में एक्सप्लेन होगा इनिशियल पॉइंट कहाँ पे सेम होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं और एंटी पैरेलल, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन दो वेक्टर्स तब इक्वल वेक्टर्स है जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। एक यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, लेकिन इसके बाद दूसरा है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स कौन सी वेक्टर्स होते हैं, वो दो वेक्टर जिनका या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, अनइक्वल वेक्टर कहते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर तब पैरेलल होंगे जब उनके दरमियान एंगल 0 हो। दो वेक्टर, दो मार्कर है मेरे पास, एक ग्रीन और एक ब्लैक। इन दो मार्कर के दरमियान जो एंगल है वो 0 है। इन्होंने रोटेशन स्टार्ट नहीं की है, ना इस मार्कर ने रोटेशन स्टार्ट की है ना इस मार्कर ने। मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, इनके बीच एंगल क्या है, 0 है, एंगल 0 है, तो तब इन दो वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, मैग्नीट्यूड शर्त नहीं है पैरेलल वेक्टर्स के लिए। मैग्नीट्यूड की शर्त है ही नहीं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की शर्त नहीं है, मैग्नीट्यूड शर्त नहीं है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है इक्वल हो। तब इन दो वेक्टर्स को हम पैरेलल कहेंगे जब उनके दरमियान थीटा 0 डिग्री हो। तब दो वेक्टर्स को
एंटी पैरेलल कहेंगे जब उनके दरमियान एंगल 180 हो। मैग्नीट्यूड की यहाँ पे भी कोई वो शर्त लागू नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड शर्त नहीं है इसके लिए भी। ये दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे ये जो रोटेशन हुई है 180 डिग्री की हुई है, तब इन दो वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, तब इन दो वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स, इन दोनों का इसका डायरेक्शन इस साइड पे है और इस वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड पे है, लेकिन ये पोजीशन, इनकी जो कॉमन पॉइंट है, एक पॉइंट से इन्होंने रोटेशन स्टार्ट की है, ये इनका कॉमन पॉइंट है, इन दो वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कहेंगे। इन दोनों वेक्टर्स को क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि इस वेक्टर ने यहाँ से 190 डिग्री फासला कवर किया है, 190 रोटेशन की है इसने, तो इन दोनों वेक्टर्स को फिर एंटी पैरेलल कहते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे मौजूद हो, जैसे कि इस बोर्ड पे जितनी भी वेक्टर्स है जिस डायरेक्शन में भी है, लेकिन ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है, ये लेंथ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये अपवर्ड जो है यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस 2 डायमेंशनल बोर्ड में जितनी भी वेक्टर्स ड्रॉ कर ले हम, इनको कहते हैं, ये वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, तो ये सारे वेक्टर्स क्या है हमारे पास, जैसे मैंने 3 वेक्टर्स ड्रॉ की है डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स है, कोप्लेनर सेम प्लेन वाले वेक्टर्स। अब वो वेक्टर जो नॉन कोप्लेनर हो, जो एक प्लेन में एग्जिस्ट ना कर ले, जो 2 डिफरेंट प्लेन में या 3 डिफरेंट प्लेन में एग्जिस्ट करते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, इसको बोर्ड पे ड्रॉ तो नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड एक प्लेन है इसके लिए, वेक्टर्स के लिए। दूसरे प्लेन के लिए मैंने एक जुमला लिखा है, वेक्टर्स ऑन द एडजेसेंट वॉल्स ऑफ अ क्लासरूम। क्लासरूम के जो 2 एडजेसेंट दीवारें जो है, वो दीवार और ये दीवार, लेंथ और विड्थ जो रूम के है, ऑपोजिट्स नहीं, लेंथ और विड्थ, वो भी, ये भी एक अलग प्लेन है, ये भी एक अलग प्लेन है, ऑपोजिट भी पॉसिबल है, लेकिन एडजेसेंट से और क्लियर होगा। ये एक और प्लेन है, ये एक और प्लेन है, इन 2 एडजेसेंट दीवारों पे जितनी भी, वहां पे एक वेक्टर हो, यहाँ पे उनके लिए वो प्लेन है, उस वेक्टर के लिए वो प्लेन है, और इस वेक्टर के लिए ये दीवार प्लेन है, तो ये 2 प्लेनों पे, इन 2 प्लेनों पे जितनी भी वेक्टर्स मौजूद हो, तो उनको हम कहते हैं नॉन कोप्लेनर, जिनका सेम प्लेन ना हो, डिफरेंट प्लेन्स पे मौजूद हो। या जो फर्श पे वेक्टर्स हो, जैसे ये चेयर्स हमने रखे हैं, इस फर्श पे जो वेक्टर्स मौजूद हो और इस दीवार पे हो, उनके लिए वो प्लेन है और इसके लिए ये दीवार बोर्ड प्लेन है, तो ये 2 डिफरेंट प्लेन्स पे वेक्टर्स मौजूद है। ये दोनों क्या है हमारे पास, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। यहाँ के वेक्टर्स उसके मुकाबले में 2 मुख्तलिफ प्लेन्स पे है, वो उसके लिए वो प्लेन है और इसके लिए ये है, तो एक नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। एक हमारे पास और भी है जिसको हम कहते हैं नंबर 6 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये बाद में भी आएगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वो वेक्टर्स होते हैं जब 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल 190 हो, परपेंडिकुलर एक दूसरे की, जो जितनी भी वेक्टर्स है तो इनके दरमियान एंगल 90 है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं, इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहा जाता है। जो दो वेक्टर्स के दरमियान जो भी एंगल हो, जो एंगल बनी हो वो कितनी हो, वो तकरीबन 90 की हो, तो उन वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। हमारे पास एक और है 7 जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, मैग्नीट्यूड जिसका इक्वल टू 0 हो, उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। डायरेक्शन कौन सी हो, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड 0 हो। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ओरिजिन पे, जैसे ये पॉइंट है हमारे पास, ये ओरिजिन है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं कह दूं कि मैंने 10 कदम मैंने फासला तय किया, या 10 मीटर मैंने फासला तय करना है। अब डायरेक्शन, अगर मैं कह दूं मैंने 10 मीटर फासला तय करना है, डायरेक्शन तो मेरे जहन में है, लेकिन जो क्लास के स्टूडेंट्स है, किसी के जहन में ये डायरेक्शन होगा, किसी के जहन में ये सामने वाला डायरेक्शन होगा, किसी के जहन में ये वाला डायरेक्शन होगा।
पॉसिबिलिटी तो डिफरेंट डायरेक्शन की है। अब मैंने मोशन स्टार्ट नहीं की है लेकिन जहन में एक फासला है। अब यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास जो है ज़ीरो मैग्नीट्यूड मैंने कवर की है, वेक्टर मैंने मोशन स्टार्ट नहीं की है, लेकिन मेरे जहन में एक फासला है। जब मोशन स्टार्ट ना हुई हो किसी हर एक पॉइंट पे जो वेक्टर मौजूद हो, जो वेक्टर है पहले हर एक पॉइंट पे हर एक वेक्टर मौजूद है, तो हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर मौजूद है और उस वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। जिस वेक्टर जो इनिशियल पोजीशन होता है, सिंपली हम कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट जो है जहां से मोशन स्टार्ट होता है वहां पे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। अब हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं कंकरेंट वेक्टर्स। 8 कंकरेंट वेक्टर्स। अब कंकरेंट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? कंकरेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक पॉइंट से पास होते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। मैंने 3 यूनिट वेक्टर्स का जिक्र किया है, ये वाई एक्सिस पे जे और ये आई कैप, ये जे कैप और ये क्या है, के कैप। तो ये एक ही पॉइंट से ओरिजिन से पास होते हैं। तो ये 3 वेक्टर्स आपस में क्या है, कंकरेंट है। जो एक पॉइंट से पास होते हो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट वेक्टर्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हेड टू टेल रूल के साथ आएंगे। पॉलीगॉन्स लॉ क्या होती है वेक्टर की, पैरेललोग्राम लॉ क्या होती है और इसके अलावा ट्रायंगल लॉ क्या होती है, हेड टू टेल रूल क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।